नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस साल का आखिरी कारोबारी दिन। जी हां, अब कल की तैयारी में हम आपको नए साल में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि कल की तैयारी ईटी नाउ स्वदेश के इस शो को जो आपने इस पूरे साल प्यार दिया है, जिस तरह से आपने ढेर सारे कमेंट्स किए हैं और किस तरह से आपने हमारी हौसला अफजाई की है, उसका जितने भी शब्दों में शुक्रिया अदा किया जाए वो सभी कम है। जी हाँ, कल की तैयारी एक जिस तरह से आपने इस शो को अपनाया है और जिस तरह से हमने कोशिश की कि बाजार पर और आपके सवालों पर आपको मार्गदर्शन दें, और वो कोशिश नए साल में और ज़्यादा मजबूत नजर आएगी और ज़्यादा बेहतर नजर आएगी। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तो एक बार जान लीजिए कि कल की तैयारी में आप अपने सवाल हमें कैसे पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, आज यानी 2024 में जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब हम आपको 2025 में यानी कल के शो में देंगे। तो YouTube एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही जरिया है कल की तैयारी में अपने सवाल हम तक पहुंचाने का। अपने शहर का नाम पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपने सवाल पूछा है वो पूछिए और भाव और क्वांटिटी दोनों बताइए, और सबसे जरूरी नजरिया जरूर लिखिए कि आपका नजरिया क्या है। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और आज हमारे साथ आपके जवाब देने के लिए और मार्केट पर रणनीति बताने के लिए दो बेहद खास मेहमान हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के विनोद मोदी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एंजल वन से देवांग शाह हमारे साथ जुड़े हैं। देवांग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो साल का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार गिरावट पर बंद हुए। रिकवरी हालांकि बाजार ने पूरी कोशिश की और 2024 में अगर हम देखें तो आखिर तक आते आते वॉलेटाइल मार्केट हो गया था। ऐसे में अब नए साल में यानी कल बाजार में किस तरह के मोमेंटम नजर आ सकते हैं? सबसे पहले देवांग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, नए साल का स्वागत बाजार किस तरह से करने वाला है? आज जिस तरह से बाजार रहा वो नए साल में कहीं ना कहीं उसका मजा फीका करता नजर आया। थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी, लेकिन अब नए साल पे नजर है, आने वाले कल पे नजर है। तो बताइए क्या रणनीति रखी जाए? और डेफिनेटली हम बात करें मार्केट की, तो हमने देखा आज भी एक लोअर लेवल से रिकवरी आई है। बट हम अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें, काफी दिनों से एक दायरे में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखने मिला है हमें। वो लेवल रेंज में हमें वॉलेटाइल सेशन देखने मिला है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,400। अगर ये ब्रेक करता है तो 23,250 तक के जो प्रीवियस लो था वहां तक भी लेवल देखने मिल सकते हैं। नाउ इमीडिएट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए 23,800, 23,900 नाउ एक हर्डल है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को सजेशंस रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, क्योंकि इस तरह की वॉलेटिलिटी आगे भी हमें देखने मिल सकती है मार्केट में। तो ये जाहिर सी बात है कि एक बेहतर नज़रिया आपको मिलता हुआ बाजार में किस तरह की, क्योंकि ये जो थोड़ी बहुत रिकवरी है ये किस तरह का कॉन्फिडेंस फिलहाल पैदा नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें धैर्य के साथ आपको बाजार में देखनी होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल चिन्नू भाई पटेल का लेते हैं अहमदाबाद से, और इन्होंने सीमेंस पर राय जाननी चाहिए। 1020 के भाव पे चिन्नू भाई पटेल ने खरीदारी की हुई है। 237 शेयर इनके पास हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। बताएं विनोद, क्या करना चाहिए सीमेंस में? और इनकी खरीदारी एक बार फिर बता दूं, 1020 की है। गुड आफ्टरनून प्रशांत। सबसे पहले आपको और आपके सारे व्यूअर्स को आने वाले 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सीमेंस डेफिनेटली ये स्टॉक देखे 2024 में काफी ज्यादा चला हुआ है। नो डाउट कैपेक्स रिकवरी का जब से ये साइकिल चालू हुआ तो ये स्टॉक काफी बड़ा परफॉर्मर रहा है डेफिनेटली। और लास्ट तीनों कुछ सेशंस में स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है आफ्टर इसके मैनेजमेंट के कुछ कमेंट्री थोड़ा सॉफ्ट था, रिसेंट कमेंट्री जो आया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 1 से 2 साल का पर्सपेक्टिव तो स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से जिनके जो बहुत सारे डिवीजन जो ओपन हुए हैं, खासकर वो ऑटोमेशन का डिवीजन हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, डिजिटलाइजेशन का सेगमेंट हो, सारे में कंपनी अच्छी कारोबार करते हुए मुझे नजर आता है। और आने वाले समय में भी इसकी ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग दिखता है। और जो दूसरी है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आने वाली, जो इसको एनर्जी बिजनेस को जो डिमर्ज करने की बात चल रही है, जो ये साल में प्ले आउट होगा 2025 में, वो मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारा व्यू इस पे सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म अगर नजरिया है तो आप बने रहे।
लॉन्ग टर्म का नजरिया है, बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारे अगले दर्शक हैं अमित राठी और कोलपा यानी कोलगेट पॉमले पर राय जानना चाहते हैं। 50 शेयर इनके पास, 2870 का भाव है इनका। 15 से 30 दिनों का बड़ा ही शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका। 15 से 30 दिनों का नजरिया चाहते हैं। बताएं देवांग, क्या राय बन रही है कोलपा पे? तो कुल्फा की बात करें तो जो ट्रेंड है अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर डाउन स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ से पॉसिबल है 2630 2600 तक के भी जोन शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। आई थिंक यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, राज का सवाल लेते हैं। गुजरात से इन्होंने सवाल भेजा है, आईआरबी इंफ्रा पे राय जानना चाहते हैं। 800 शेयर है इनके पास, 58 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। 58 के रेट से इन्होंने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई हुई है। नजरिया इनका 3 महीने का है। चूंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है, इसलिए देवांग मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बताइए क्या राय होगी? इंफ्रा का अगर ब्रॉडर चार्ट की बात करें तो स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड है। अब पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन देखने जरूर मिला है, बट आई थिंक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक 54 का स्टॉप लॉस जरूर बना के रखिए। अपसाइड अराउंड 62 63 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आईआरबी इंफ्रा। है। तो ये है राय आईआरबी इंफ्रा पे आपको मिलती हुई। हमारे अगले जो दर्शक है रामजी थापा, इन्होंने एसबीआई खरीदा हुआ है। 832 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 1174 शेयर है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। बताइए क्या करना चाहिए विनोद? एसबीआई में 832 की इनकी बाइंग है। एसबीआई आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र में बहुत आई मीन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का डाउट है ये कंपनी में जो भी थोड़ा बड़ा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो चल रहा है एसेट क्वालिटी जो भी जो कल आरबीआई का रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि यहाँ से जितने भी एनपीए हैं वो बढ़ता हुआ ट्रेंड में नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी गिवन था कि एक लेवल के बाद अब एनपीए में बहुत ज्यादा गिरावट आने की गुंजाइश नहीं थी। तो मुझे लगता है मार्केट ने उसको थोड़ा ज्यादा ओवर रीड किया। बट ओवरऑल जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है कंपनी का जैसे डबल डिजिट ये जो इनका लोन बुक ग्रोथ वो मेंटेन करेंगे जैसा कमेंट्री आ रहा है दैट कैन बी मेंटेन्ड राइट। एट द सेम टाइम जो इसका वैल्यूएशन है लगभग 1 सवा के बीच पे ट्रेड करता है डिस्पाइट लगभग 1 सवा के % के बीच में इनका आरओ है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड होते हुए भी मुझे लगता है गैप जो इनका एसबीआई और कंपेयर टू जो दूसरे प्राइवेट बैंक का जो गैप जो वैल्यूएशन गैप अभी भी बहुत वाइडर है। और इस हिसाब से एसबीआई का प्रोग्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजिंग आई मीन अर्निंग्स ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट आया मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गैप थोड़ा सा ब्रीच होगा जिसका सीधा फायदा एसबीआई को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए हमारा सलाह रहेगा आप होल्ड करके रखें। के नजरिए से बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। इरशाद अहमद का सवाल लेते हैं दिल्ली से। इन्होंने सवाल अपना भेजा है, यस बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 4000 शेयर लिए उन्होंने और 21.5 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं, यस बैंक में क्या होगा? बताएं देवांग, यस बैंक का क्या करना चाहिए? 21.5 पे इन्होंने एंट्री ली हुई है। तो यस बैंक की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टॉक्स है अभी भी ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। टेक्निकली चार्ट पे अभी ट्रेंड नेगेटिव है। एक पॉसिबल है फर्दर यहाँ से और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। ठीक है, अगला सवाल जो है वो कैसर खान का लेते हैं और इन्होंने एनबीसीसी पे राय जाननी चाहिए। 119 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर खरीद रखे हैं। राय जानना चाहते हैं और इनका नजरिया भी शॉर्ट टर्म का है। बताएं देवांग क्या करना चाहिए? सो एनबीसीसी की बात करते हो डेफिनेटली स्टॉक्स में जो रिसेंट करेक्शन हुआ था प्रीवियस सपोर्ट के पास है, वहां से एक माइनर सा बाउंस देखने मिला। तो आई थिंक होल्ड करे। 87 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखे। अपसाइड अराउंड जो लेवल्स है वो करीबन 102 103 तक के जोन भी देखने मिल सकते हैं। तो 87 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है, टाटा पावर पे हमारे अगले दर्शक हैं राहुल राठौर का सवाल है। 353 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं टाटा पावर पे। बताएं विनोद, क्या राय बन रही है टाटा पावर पे? 353 की इनकी खरीद है। टाटा पावर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप बने रहे क्योंकि टाटा पावर खुद को इस हिसाब से अभी स्थापित कर चुका है कि पावर के हर सेगमेंट में है। आई मीन फ्रॉम आई मीन जनरेशन टिल ट्रांसमिशन के साइड में ये काम करते हैं। ग्रीन एनर्जी स्पेस में भी काफी कारोबार कर रहा है कंपनी। अभी जो कंपनी का खुद का जो गाइडेंस आया था वो बोल रही है कि जो 2024 FY24 में जो उनका प्रॉफिट है इनका टारगेट है कि FY30 तक उसको 2.5 गुना कर देगा राइट। जो 10,000 करोड़ का लगभग आता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ठीक ठाक गाइडेंस दैट कैन बी मेंटेन क्योंकि ओवरऑल कंपनी कंसिस्टेंटली कैपेसिटी एडिशन भी कर रही है। और ओवरऑल जो इनके जो आई मीन पावर क्षेत्र में जो डिमांड है वो काफी
आई मीन इनकरेजिंग है, तो मुझे लगता है लॉन्ग समय के लिए टाटा पावर होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिगर्स मुझे दिखते हैं। ठीक है। अंकित सक्सेना का भी हम अगला सवाल लेंगे। टाटा पावर में तो आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह मिल रही है। अंकित ने जो सवाल पूछा है वो है टाटा स्टील पे। बाइंग रेट जो है वो 150 की है और 300 शेयर इन्होंने लिया हुआ है। हालांकि इन्होंने नजरिया नहीं बताया है। देवांग बताइए क्या करना चाहिए टाटा स्टील में। और टाटा स्टील की बात करें तो अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक्स ने ब्रेक किया, तो आई थिंक यहाँ का अगर बाउंस देखने मिलता है तो यहाँ पे एग्जिट किस तरह की, अगर 145 146 तक के लेवल्स अगर देखने मिलते हैं तो इसके ये लेवल के आसपास एग्जिट की सैलरी की स्टॉक में से। ठीक है, तो फिलहाल जो है किसी तरह का राइज आपको मिलता है तो एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, सौरभ सिंह का सवाल है पटना से। 380 के भाव पे इन्होंने कोल इंडिया, जी हाँ एक बार फिर से मैं बता दूं, कोल इंडिया इन्होंने 380 के भाव पे खरीदारी की हुई है। 500 शेयर हैं फिलहाल, हल्के मुनाफे में है। बताएं विनोद क्या करना चाहिए। कोल इंडिया जैसी कंपनी ये सब है, आप इसमें बहुत बड़ा जो प्रॉफिट का ग्रोथ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। डेफिनेटली उस हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये कंपनी हमेशा आपको जो ओवरऑल मार्केट का लेवल का शायद रिटर्न देगा। अगर मार्केट नहीं चलेगी तो शायद स्टॉक नहीं चल सकती है। बट सबसे पॉजिटिव चीज इन कंपनियों में ये है कि इनका बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। डिविडेंड यील्ड लगभग 5 से 7% का बीच में आ जाता है, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए इन सब कंपनियों को होल्ड करना चाहते हैं, जहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड यील्ड मिलता हो, तो ये वो ब्रैकेट में फिट होता है ये सब कंपनियां। हमारा मानना है कि अगर बहुत बड़ा लंबी अवधि के लिए आप होल्ड करना चाहते हो तो आप होल्ड करके रखें। ठीक है। कुछ YouTube के भी सवाल हमारे पास आए हुए हैं जो हम शामिल करते हैं। ज्योति कुमारी का सवाल है जमशेदपुर से, और इन्होंने CDSL और इन्फोसिस पर राय जाननी चाहिए। अगर हम इन्फोसिस की बाइंग रेट की बात करें तो इन्होंने इन्फोसिस में साफ तौर पर जो ख़रीदारी की है वो ख़रीदी है 1900 के रेट पे। और अगर हम बात करें CDSL की तो 1779 का इनका रेट है। लॉन्ग टर्म विजन है, 3 साल का नज़रिया लेकर चल रही हैं CDSL और इन्फोसिस पे। विनोद बताएं क्या करना चाहिए CDSL और इन्फोसिस पे। तो सीडीएसएल में अगर आप 3 साल का नजरिया है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीडीएसएल का जो बिजनेस है कम्प्लीटली मार्केट ड्रिवन है। क्योंकि अभी जो डीमेट का जो पेनिट्रेशन रेट है इंडिया में अभी भी काफी कम है, 10-11% के बीच में। वो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जो भी सीडीएसएल दूसरे बिजनेस में भी आई मीन वेंचर कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा अर्निंग्स में मिलेंगे। तो मुझे लगता है जो जो कंसिस्टेंट चीज इनका अर्निंग्स ग्रोथ में रहा है, वो डेफिनेटली वो सस्टेन करेगा आने वाले समय में। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन प्रीमियम का जो कंसर्न आता है कि कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, जिसकी वजह से रिसेंटली थोड़ा करेक्शन हमें देखे थे कुछ कुछ दिनों के लिए। मुझे लगता है वो ओवरडन है। 3 साल के हिसाब से आप होल्ड करके रखिए, नो डाउट बहुत अच्छा रिटर्न बना के जाएंगे। इन्फी इन्फी मुझे लगता है 2025 है आईटी से ओवरऑल आईटी स्पेस के लिए होगा, क्योंकि आईटी स्पेस दोनों हिसाब से बेनिफिटेड होंगे। क्योंकि जो रूपी डिप्रिसिएशन आईएनआर में जो कमजोरी आ रही है उसका सीधा फायदा इन सब कंपनियों को मिलेगी। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स में जो दरें हैं उसमें जो गिरावट कट की बात की जा रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, उस हिसाब से डेफिनेटली टेक्नोलॉजी स्पेस में और डिमांड खुलेगी, फिर कंपनी वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इन सब हिसाब से मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर एक अच्छा बेट हो सकता है, और उसमें से इन्फी लुक्स टू बी वेरी मच सुटेबल। आप होल्ड करके रख सकते हैं इन्फी को भी। तो इन्फोसिस को भी होल्ड करके रख सकते हैं और CDSL का भी भविष्य बेहतर है। चलिए अगला सवाल जो है वो अनिल सिंह का लेते हैं, लखनऊ से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अदानी विल्मर पे राय जानना चाहते हैं। 399 इनकी बाइंग प्राइस है। जाहिर सी बात है कि अडानी एंटरप्राइजेज जिस तरह से अदानी विल्मर से अलग होने वाला है उसको लेकर भी खबरें हैं, और जाहिर सी बात है इन सबको लेकर भी लोग रणनीति चाहते हैं। बताएं देवांग क्या राय होगी अदानी विल्मर पे। अदानी विल्मर की बात करें तो टेक्निकल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म एवरेज के रेजिस्टेंस पे से ही वहां पे वापस करेक्शन देखने मिला है। तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर यहाँ पे बाउंस मिलता है तो ये लेवल पे भी एग्जिट की रहेगी स्टॉक में से। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह आपको अदानी विल्मर में मिलती हुई। अगला सवाल सिद्धेश पाटिल का लेते हैं। सिद्धेश पाटिल ने बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की हुई है। 258 इनकी बाइंग प्राइस है, 100 शेयर इनके पास है। देवांग बताएं क्या करना चाहिए।
बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो स्टॉक काफी वक्त से कंसोलिडेशन के रेंज में है, बट ओवरऑल अगर ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आई थिंक यहाँ पे बने रह सकते हैं। और 233 का एक स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में, अपसाइड अराउंड 260-265 का फर्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बने रहने की आपको सलाह। और इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय सीमा समाप्त हो रही है। बढ़ेंगे आगे और लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। तो विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? जी हमारा पिक रहेगा, फंडामेंटल पिक है एचसीएल टेक्नोलॉजी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2180। कंपनी की लास्ट 2 क्वार्टर से देखें तो अर्निंग्स में पॉजिटिवली सरप्राइज करता है। मुझे लगता है ये ट्रेंड शायद कंटिन्यू रहे, क्योंकि जिस हिसाब से इसने ओवरऑल अभी सीटीजी करके जिसकी कंपनी जिसकी इसने कुछ असेट अक्वायर किए हैं वो बहुत हद तक पॉजिटिव कारगर सिद्ध होने की संभावना है। एट द सेम टाइम जो इनके बिजनेस वर्टिकल है, बिजनेस चाहे वो बीएफएसआई सेगमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, जहाँ ओवरऑल ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारा मानना है कि ये स्टॉक आप होल्ड करके रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। वैल्यूएशन 27-28 का टाइम है, 27-28 एक्स FY27 का अर्निंग्स में वो जो लगभग कहीं ना कहीं वो भी कंफर्ट देता है। तो ये हमारा पिक रहेगा, फंडामेंटल पिक। है देवांग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आपकी पिक कौन सी है? यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा डिविस लैब। डिविस फार्मा स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर्स में देखा काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया मार्केट में। यहाँ पे डिविस लैब में एक रिवर्सल अच्छा पैटर्न देखने मिला है, तो डिविस लैब खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 5970, टारगेट है 6330। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में हमने देखा है काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना डेली चार्ट। स्टॉक्स ने एक सपोर्ट से एक अपसाइड रिज्यूम किया है, हमें लगता है इसमें और अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है, तो वोल्टास खरीदने की सलाह है। 1750 का स्टॉप लॉस रखना है 1845 के टारगेट के लिए। वोल्टास डिवीज लैब देवांग की पसंद, और इसके अलावा HCL टेक का पसंद आता हुआ विनोद मोदी को। आप दोनों से विदा लूं, बारी बारी से आपके डिस्क्लोजर जानना चाहूंगा। सबसे पहले देवांग, अपना डिस्क्लोजर दें। हमने जो स्टॉक में चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। डिस्क्लोजर देते जाएं। प्रधान जी, हमने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए वो हमारे खुद के होल्डिंग में नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे देवांग, शुक्रिया करेंगे विनोद जी, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।